क्लास 9th हिंदी महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन जीवन परिचय। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा पुकारा जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवियत्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती हैं। उन्होंने सन 1932 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। सन 1960 ईस्वी में इसी विद्यापीठ में कुलपति बनी। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। सन 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। विक्रम, कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। यामा और दीपशिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा का देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कविता, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं को रचने में महादेवी वर्मा को महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, आलोचना, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, विभिन्न कार्य संग्रहों की भूमिकाएं, साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी जी ने हिंदी गद्य को भी कविता जैसी मधुरता प्रदान की। संस्मरण और रेखाचित्र विधाओं को बुलंदियों तक पहुँचाएँ। उनके पात्र समाज के दलित, शोषित लोग, पशु पक्षी आदि हैं। भाषा शैली महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा को अपनाया है। उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। विदेशी शब्दों का भी उन्होंने प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन भावानुरूप है। मेरे बचपन के दिन पाठ का परिचय। मेरे बचपन के दिन लेख में महादेवी ने अपने बचपन के कुछ दृश्य साकार किए हैं। उस युग में लड़कियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण इसमें व्यक्त होता है। साथ ही व्यक्त होता है तत्कालीन वातावरण, जिसमें महिलाएं भी समाज सेवा और देश के आंदोलनों से जुड़ने के लिए पीछे नहीं रहती हैं। शब्दार्थ: आकर्षण, लुभाने का भाव, परम धाम भेजना अर्थात मार देना, खातिर अर्थात सत्कार, वातावरण अर्थात माहौल, मेस भोजनालय जहाँ भोजन बनाया जाता है और खिलाने की व्यवस्था की जाती है। व्याख्या: लेखिका कहती है कि बचपन की यादें बदली हुई दशाओं में सपने जैसी लगती हैं। लेखिका के परिवार में 200 सालों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती तो उसे मार दिया जाता था। दुर्गा पूजा के कारण लेखिका का जन्म हुआ। उनके बाबा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनकी माता जबलपुर से हिंदी सीख कर आई थीं। लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करती थीं।
जब उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया तो वहाँ के वातावरण में उनका मन नहीं लगा। उन्हें 5वीं कक्षा में क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहाँ हिंदू ईसाई लड़कियाँ थीं। सबका एक ही मेज़ था जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। एक बार फिर से व्याख्या सुन लें। लेखिका कहती है कि बचपन की यादें बदली हुई दशाओं में सपने जैसी लगती हैं। लेखिका के परिवार में 200 सालों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती तो उसे मार दिया जाता था। दुर्गा पूजा के कारण लेखिका का जन्म हुआ। उनके बाबा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनकी माता अर्थात लेखिका की माता जबलपुर से हिंदी सीख कर आई थी। लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करती थी। जब उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया तो वहाँ के वातावरण में उनका मन नहीं लगा। उन्हें 5वीं कक्षा में क्रॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहाँ हिंदू ईसाई लड़कियाँ थीं। सबका मेस एक ही था जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। दूसरा स्टेंजा शब्दार्थ। प्रभाती सुबह गाया जाने वाला राग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्रसार, फैलाव, उपरांत अर्थात बाद में। व्याख्या। लेखिका छात्रावास के बारे में बताती है कि वहाँ एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनकी पहली मित्र सुभद्रा कुमारी थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविताएं लिखती थी। उनकी माँ द्वारा गाए गए मीरा के पद, प्रभात आदि को सुनकर वे भी ब्रज भाषा में लिखने लगी। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगी, परंतु वे सुभद्रा कुमारी से छिपा कर लिखती थी। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि लेखिका कविता लिखती है। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती हैं। इन दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर तुकबंदी करती और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती। वहाँ हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे। लेखिका को आमतौर पर प्रथम पुरस्कार मिला करता था। एक बार व्याख्या फिर से सुन लें। लेखिका छात्रावास के बारे में बताती हैं कि वहाँ एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनकी पहली मित्र सुभद्रा कुमारी थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविताएं लिखती थी। उनकी माँ द्वारा गाए गए मीरा के पद, प्रभात आदि को सुनकर वे भी ब्रज भाषा में लिखने लगीं। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगीं, परंतु वे सुभद्रा कुमारी से छिपा कर लिखती थीं। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि लेखिका कविता लिखती है। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती हैं। उन दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर तुकबंदी करती और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती। वहाँ हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे। लेखिका को आमतौर पर प्रथम पुरस्कार मिला करता था। नेक्स्ट स्टेंजा शब्दार्थ। फूल एक मिश्र धातु, सांप्रदायिकता,
जातियों और संप्रदायों में भेदभाव की भावना, निराहार अर्थात बिना भोजन किए, नेक का अर्थ होता है भेंट, नक्काशीदार जिस पर कुरेद कर बेलबूटे लगाए गए हों। व्याख्या। एक घटना को याद करके लेखिका कहती है कि एक बार उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। वे सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती हैं तो वे उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती हैं। उन्हीं दिनों वहाँ गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को दिखाती हैं। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया। लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने उनकी कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से करती हैं तो वह कहती हैं कि ओ जाओ दिखाने, पर खीर तो उसे बनानी ही पड़ेगी। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया गया था। सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ गईं। उनकी जगह एक जेबुन्निस्सा नाम की मराठी लड़की आ गई। वह लेखिका के काम में हाथ बटा देती थी, जिससे लेखिका को लिखने के लिए समय मिल जाता था। वे मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे मराठी सीखने लगी। जब वे मराठी बोलती तो उनकी एक शिक्षिका कहती कि देसी कौवा मराठी बोली। तब जेबुन्निस्सा कहती कि मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, वह मराठी बोलना अपना अधिकार समझती है। एक बार व्याख्या फिर से सुन लें। एक घटना को याद करके लेखिका कहती है कि एक बार उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। वे सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती हैं तो वे उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती हैं। उन्हीं दिनों वहाँ महात्मा गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को दिखाती है। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया। लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से कहती हैं तो वह कहती हैं कि और जाओ दिखाने, पर खीर तो उसे बनानी ही पड़ेगी। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया गया था। सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ गईं। उनकी जगह एक जेबुन्निस्सा नाम की मराठी लड़की आ गई। वह लेखिका के काम में हाथ बटा देती थी। उनकी जगह एक जेबुन्निस्सा नाम की मराठी लड़की आई। वह लेखिका के काम में हाथ बटा देती थी, जिससे लेखिका को लिखने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। कविता लिखने के लिए उसे समय मिल जाता था, क्योंकि ये जो मराठी लड़की थी उसकी काम में हाथ बटाया करती थी। वे मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे मराठी सीखने लगी। जब वे मराठी बोलती तो उनकी एक शिक्षिका कहती कि देसी कौवा मराठी बोली। तब जेबुन्निस्सा कहती कि मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, वह मराठी बोलना अपना अधिकार समझती है। नेक्स्ट स्टंजा शब्दार्थ कंपाउंड अर्थात क्षेत्र, चाहर दीवारी, लहरिया अर्थात रंगीन साड़ी, वाइस चांसलर अर्थात कुलपति, प्रभाती अर्थात सवेरे गाया जाने वाला गीत। व्याख्या। लेखिका के अनुसार जब वे पढ़ती थी उस समय सांप्रदायिकता का प्रभाव नहीं था। लड़कियां अपने अपने क्षेत्र की बोलियां बोलती थीं, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होती थी। सबसे बड़ी बात थी कि सभी एक मेस में खाना खाते थे।
एक ही प्रार्थना करते थे और उनमें किसी तरह का विवाद नहीं होता था। विद्यापीठ में भी लेखिका का वही बचपन का क्रम चलता रहा। लेखिका बचपन का एक और प्रसंग बताती है कि जहाँ वे रहते थे वहाँ एक नवाब भी रहते थे। उनकी पत्नी को वे ताई साबिता कहती थीं। नवाब के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान कहते थे। बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। राखी वाले दिन ताई साहिबा राखी बांधने से पहले अपने लड़के को कुछ भी नहीं खाने देती थी। मुहर्रम पर सब बच्चों के हरे कपड़े बनते थे। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तब ताई साहिबा ने लेखिका के पिता से नेक के लिए कहा, अर्थात न्यौछावर मांगा। वे छोटे बच्चे के लिए कपड़े लाई और उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही बच्चा प्रोफेसर मनमोहन वर्मा के नाम से जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहा। उनके घर में हिंदी, उर्दू और अवधी का अच्छा मेल था। सभी एक दूसरे के निकट थे। आज वे सभी बातें एक सपना लगती हैं। यदि वह सपना सच हो जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। एक बार व्याख्या फिर से सुन लें। शब्दार्थ कंपाउंड। कंपाउंड का अर्थ होता है क्षेत्र अर्थात चारदीवारी। लहरिया रंगीन साड़ी। वाइस चांसलर अर्थात कुलपति। प्रभाती अर्थात प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। व्याख्या। लेखिका के अनुसार जब वे पढ़ती थीं उस समय सांप्रदायिकता का प्रभाव नहीं था। सांप्रदायिकता का प्रभाव अर्थात संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं था, जाति पात का भेदभाव नहीं था, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं था। लड़कियां अपने अपने क्षेत्र की बोलियां बोलती थीं, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होती थी। अपने अपने क्षेत्र की बोलियां बोलती थीं लोग, लेकिन पढ़ने का कार्य केवल हिंदी में ही होता था। सबसे बड़ी बात थी कि सभी एक मेस में ही खाना खाते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक ही जगह उनका खाना बनता था और सभी एक साथ बैठ कर के खाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैस में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था। वे एक ही प्रार्थना करते थे और उनमें किसी तरह का विवाद नहीं होता था। विद्यापीठ में भी लेखिका का वही बचपन का क्रम चलता रहा। लेखिका बचपन का एक और प्रसंग बताती है कि जहाँ वे रहते थे वहीं एक नवाब भी रहते थे। उनकी पत्नी को वे ताई साहिबा कहती थीं। नवाब के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान कहते थे। बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। राखी वाले दिन ताई साहिबा राखी बांधने से पहले अपने लड़के को कुछ भी नहीं खाने देती थी। मुहर्रम पर सब बच्चों के हरे कपड़े बनते थे, अर्थात सभी त्यौहार ये लोग मिलजुल करके मनाते थे। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तब ताई साहिबा ने लेखिका के पिता से नेक के लिए कहा, अर्थात पारितोषिक मांगा। वे छोटे बच्चे के लिए कपड़े लाई और उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही बच्चा प्रोफेसर मनमोहन वर्मा के नाम से जम्मू विश्वविद्यालय
और गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहा। लेखिका का जब छोटा भाई हुआ तो उसका नाम मनमोहन रखा गया और यही मनमोहन आगे चल कर के जम्मू कश्मीर और गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने। उनके घर में हिंदी, उर्दू और अवधी का अच्छा मेल था। सभी एक दूसरे के निकट थे। आज वे सभी बातें एक सपना लगती हैं। यदि वह सपना सच हो जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर ये सभी आज मिलजुल करके रहते देश में तो देश आज और प्रगति की ओर अग्रसर होता। विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान होती, एकता की अलग ही पहचान होती।